सभी को नमस्कार। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने परिवार में। और आज हम लेके आए हैं लास्ट के जो 28-30 दिन लगभग आपके रहते हैं उसके लिए एक स्ट्रेटजी। आप जानते हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम 9 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होकर 26 सितंबर तक चलेगा। तो लगभग 30 दिन आपके पास हैं। जिनका पेपर थोड़ा लेट है उनको कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन वो आप मॉक एनालिसिस में देना, जो आपके पेपर के एनालिसिस में। तो अगर हम बात करते हैं इन 30 दिनों को आप कैसे इफेक्टिवली यूज करें, जो आज आप 110, 120, 125 तक स्टक हो रहे हैं, इसको आप कैसे 160 तक ले जा सकते हैं, 165 तक। जो 140 पे है उसको कैसे आप 180 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे वीडियो में, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट की बात करेंगे, हर पॉइंट की बात करेंगे, मॉक कैसे लगाना है, कैसे एनालाइज करना है, इसकी बात करेंगे। तो हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी लेंथी लगे, लेकिन इस वीडियो में एक एक पॉइंट आपके काम का होगा। कोई पेड चीजें नहीं है, कोई आपके ऐसा नहीं है कि प्रमोशंस हो, सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात है। तो 30 दिन की स्ट्रेटजी है, सीरियस लोगों के लिए स्ट्रेटजी है। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी खेलना चाहते हैं, तो आप कहीं और जाके खेल सकते हैं। यहाँ पे सीरियस स्टूडेंट्स आपके सभी देखें और लास्ट तक देखेगा मेरे भाई। सबसे पहले क्या क्या इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं आपको, तो डूज एंड डोंट्स होंगे आपके कि इस टाइम पे तैयारी में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डेली टारगेट आपका कैसे कैसे आपको टारगेट बनाना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट के लिए क्या आपको करना है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसके अलावा एग्जाम इनसाइट्स में मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, मॉक टेस्ट के टाइम पे क्या डूज एंड डोंट्स होंगे आपके। इसके अलावा एग्जाम में आपको एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उसकी भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मेरे भाई सबसे पहले डेली टारगेट के साथ में। आपको क्या करना है, डेली ना लगा के ऑल्टरनेट डेज पे आप लगा सकते हैं क्या, एक न्यू फुल मॉक। न्यू फुल मॉक का मतलब है ऐसा मॉक जिसमें फ्रेश क्वेश्चंस हो, पीवाई क्यूज ना हो ज्यादा। इसके अलावा डेली आप लगा सकते हैं पीवाई क्यू। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि पीवाई क्यू आप पहले से सारे कर चुके हैं, तो पीवाई क्यू को ऑल्टरनेट कर दीजिए, इसको डेली कर दीजिए। अगर आपकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है, तो एक दिन ये कर लो, एक दिन ये कर लो। अगर आपको लगता है आपकी एफिशिएंसी बहुत है, आपके ऑलरेडी 140 150 नंबर आ रहे हैं, तो आप डेली ये और डेली ये भी लगा सकते हैं। आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस का मतलब क्या है थोड़ा सा जान लें। देखो, बहुत डीप एनालिसिस का समय अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एनालाइज करते टाइम आप उन चीज़ों को देखें जो आपसे हो नहीं पाई, यानी जो चीज़ आपको नहीं आती हैं उनको आप एक साइड रखें। दूसरा, आप उन चीज़ों को जरूर आइडेंटिफाई करें जिन चीज़ों की वजह से आपका टाइम खराब हुआ, खास करके मैथ्स के और रीजनिंग के सेक्शन, या इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का वो सेक्शन जिन पर अटक के आपका टाइम खराब हुआ, और दूसरे सब्जेक्ट जिसकी वजह से आपके अफेक्ट हुए, तो उनको ध्यान रखें, उनको एक कैटेगरी में रखें। इनके लिए आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डेली रिवीजन है, ये यही है, ये आपके वीक एरियाज हैं। ऐसा नहीं है कि ये आता नहीं है आपको, अगर सॉल्व करा है तो इसका मतलब है आता तो है, लेकिन आपको उसमें दिक्कत है। अगर आप उसका जल्दी जल्दी कई बार रिवीजन कर लेंगे तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी और वहां पे टाइम नहीं लगेगा। तो दूसरा एरिया आपका ये वाला आइडेंटिफाई आपको करना है, जहां पे आपको टाइम लगता है। तीसरा, आपको एक एरिया और आइडेंटिफाई करना है जिसको अक्सर करके हम लोग इग्नोर मार देते हैं। वो एरिया क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे पेपर में हो गए और वो सही भी हो गए, लेकिन ना तो हमें उन पर कॉन्फिडेंस था और ना ही हम उसको बहुत ज़्यादा कि श्योरिटी से कर पाए कि भाई यही सही है। बस वो कैसे भी करके एक बैठ गया, जुगाड़ बैठ गया। तो उन क्वेश्चंस को भी या उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो आपको इस तरीके से परेशान करे थे, क्योंकि ये वो एरिया है, जुगाड़ बैठ पा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आता है। अगर 2-3 बार रिवीजन मार दिया जाए इन चीज़ों का, तो पक्का 100% आप अगले मॉक में उसको पूरी श्योरिटी से कर पाओगे। तो इससे आपका स्कोर कंसोलिडेट होता है, और फ्लक्चुएशन जो आपके मार्क्स में रहती है कि एक मॉक में 150 आ गए और दूसरे में 120 पे गिर गए, वो फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगी। बिकॉज जो ऐसे पार्ट्स हैं जो सही होना और गलत होना दोनों की संभावना है, इनके आप मल्टीपल रिविजन्स कर चुके होंगे। इसके अलावा एक पार्ट आपका वो रहेगा जो आप कॉन्फिडेंस के साथ में मतलब टाइम भी कम लगा के और कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाए। ऐसे पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पिछले 1.5-2 साल में या जितने भी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, आपने उस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लिया है। डेली रिवीजन किस चीज़ का करना है, तो अगेन मैं फिर से कहूँगा, सबसे पहले उन चीज़ों को आइडेंटिफाई जो किया आपने, जो कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से गलत हो रही हैं, उनका डेली रिवीजन करें। 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, वो आपकी कंठस्थ हो जाएंगी। इसके अलावा वो चीज़ें जो आपका टाइम खा रही थी, उनका रिवीजन हो जाएगा तो वो टाइम खाना बंद कर देंगी, 2-3 रिवीजन में काम चल जाएगा। उसके अलावा जो आपके बिल्कुल आती नहीं थी चीज़ें, उनका 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, तो आपके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि आप उसको क्वेश्चन को कर पाओगे। हो सकता है टाइम लग जाए, या हो सकता है आपको श्योरिटी ना हो, लेकिन 2-3 बार में कर जरूर लोगे।
और 2-3 बार अगर एक्स्ट्रा मार दिया तो वो भी श्योरिटी के साथ में हो पाएगा। इससे ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। टारगेटेड मॉक और क्विज लगा सकते हैं वीक चैप्टर्स के, यानी कि जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, चाहे वो मैथ्स की बात है, चाहे वो इंग्लिश की बात है, चाहे रीजनिंग जीएस की है, तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिलते हैं। वेबसाइट्स पे ना मिले तो हमारे जो वीओडी बैचेज हैं, हमने उनमें हर चैप्टर के मॉक टेस्ट डाल रखे, आप वहां से भी लगा सकते हैं। तो जो वीक चैप्टर्स हैं उनके टारगेटेड मॉक या क्विज लगाएं। क्विज के लिए आप एप्लीकेशंस कुछ यूज कर सकते हैं। हमारे ऐप पे हमारे बैच मतलब जो भी हमारा बैच है वीओडी बैच में हमने बहुत सारे मतलब फ्री क्विज भी डाल रखे हैं, वहां से लगा सकते हैं। बैच नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है वहां पे अवेलेबल है, वहां से लगाइए, कोई इश्यू की बात नहीं है। बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पे फ्री एप्स मिलते हैं वहां से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहूंगा कि इस टाइम पे, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट आप सिस्टम पे लगाओगे तो स्क्रीन, इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी आप जनरली स्क्रीन पे लगाओगे जिस भी वेबसाइट से लगा रहे हो। इसके अलावा मॉक एनालिसिस भी स्क्रीन पे होता है, जो भी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है ये सब भी स्क्रीन का पार्ट है। सिर्फ एक रिवीजन को छोड़ दिया जाए तो सारा स्क्रीन टाइम है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अक्सर करके हमें इरिटेशन की तरफ ले जाता है, हमें परेशानी की तरफ ले जाता है, हम थोड़े से परेशान होने लगते हैं। तो अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन ना लगा के, जैसे इसको ऑनलाइन फॉर्मेट में लगाते रहे, इसको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ना लगा के आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स पे सारे के सारे इंग्लिश के अभी जो रिसेंटली पेपर हुए थे वो सब डाल रखे हैं, आप वहाँ से लगा लें। या मॉक टेस्ट जैसे भी आप कोई किताब वगैरह आपके पास है उससे कर सकते हैं, या आपके पास में प्रीवियस ईयर की कोई किताब है जैसे सीजीएल वॉरियर वगैरह है, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टारगेटेड मॉक और क्विज तो आपको ऐप से ही लगाने पड़ेंगे, तो स्क्रीन टाइम वहाँ पे भी रहेगा। बस मेरा कहने का पॉइंट इसमें ये था कि स्क्रीन टाइम आप थोड़ा सा कोशिश करें कम करें, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं आप अपना देख लेना थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे तो डूज में आपको क्या करना है, लेटेस्ट जो एग्जाम्स आपके हुए उनके सारे क्वेश्चंस को हल करें। जैसे सीपीओ का पेपर अभी हुआ, फेज 12 का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, इनके क्वेश्चंस को आप हल करें। अगर मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में कहीं पे मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पर लगभग सारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश का पूरा सेक्शन मैंने वोकैब वंडर्स पे डाल रखा है, सीएचएसएल का भी, सीपीओ का भी, फेज 12 का भी, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आप वहां से कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो एसएससी का फॉर्मेट है उसमें ना करें, उसमें आंसर की तुरंत होती है, इससे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बिल्ड नहीं हो पाती है। आपके सामने अगर तुरंत आंसर दिख जाएगा तो आप उस ढंग से सोच नहीं पाते हैं जैसे आपको सोचना चाहिए। तो कोशिश करें मॉक फॉर्मेट में इनको लगाएं। इसके अलावा अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। नोट्स को बार बार रिवाइज करने से मेरा मतलब क्या है, जो भी आपके वीक एरियाज थे उनको रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स रिवीजन में आपको विशेष ध्यान देना है कि एक्सेसिव टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अब तक नोट्स ही पढ़ रहे थे और नोट्स को पढ़ के ही यहाँ तक आए हो, तो नोट्स जरूरी है नो डाउट, लेकिन आप इसमें से मैक्सिमम पार्ट को पहले से जानते हो और उसी पे लगे रहोगे तो कुछ नया सीख नहीं पाओगे। और ये 30 दिन में ऐसा नहीं है कि आप नया सीख नहीं सकते हो, सीख सकते हो, बताऊंगा कैसे, है ना। बताया भी है मैंने कि जो आपके ऐसे एरियाज हैं जो हो नहीं पा रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करें, नया सीख जाओगे। वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करें, जो नहीं आता है उस पर फोकस करना है, सही बात है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस करें जो वीक है। आता भी है लेकिन अटक सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आता है वही ना कर पाए तो फिर क्या फायदा, ठीक है। इसके अलावा डायरी ऑफ मिस्टेक्स मेंटेन करें। डायरी ऑफ मिस्टेक्स का गलत मतलब ना समझें कि मोटी सी डायरी ले लें, जो क्वेश्चन गलत हुआ सारे क्वेश्चन लिख दें, वो नहीं करना है, क्योंकि वो समय अब है नहीं। ये स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब कर सकते हैं। अभी लास्ट के 30 दिन है, डायरी ऑफ मिस्टेक्स की जगह पे एक पेज ऑफ मिस्टेक भी ले सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया, आप कैलकुलेशन में कुछ एक स्पेसिफिक गलती कर देते हैं कि जब भी कोई 19 का 17 से मल्टीप्लाई करना हो ऐसी गलतियां हो रही हैं। या आप डायरी मतलब मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स में ऐसा कर सकते हैं कि जब रीजनिंग के आप जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं तो फिगर पूरे ढंग से नहीं देखे, थोड़ी सी हिंट मिली, आंसर मार्क कर दिया, ये सिली मिस्टेक्स हैं। इन मिस्टेक्स को नोट करें कि ये मिस्टेक अगले में नहीं करनी है। कभी आपने डायमीटर को लाइक रेडियस मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये सिली मिस्टेक का पार्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ लगाना था, ए प्लस बी का लगाना था, गलती से ए माइनस बी वाला ध्यान आ गया, वो लगा दिया। ये सिली मिस्टेक्स को इनको मेंटेन कर लें और जब अगला मॉक टेस्ट लगाएं उससे पहले पढ़ लें। क्वेश्चंस लिखने की मैं नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस लिखने जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। वीक एरियाज पे ज्यादा काम करें, अपने नोट्स को बार बार उनसे रिवाइज करें और प्रैक्टिस करने की प्रयास करें वीक एरियाज की। उसके अलावा जो प्रोबेबल टाइम स्लॉट में मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। लाइक अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम जो है मतलब दिन में ही तो होता है, कोशिश ये ना कर रात को 3 बजे बैठ बैठ के मॉक लगा रहे हैं या 4 बजे लगा रहे हैं। डेली रूटीन अच्छा कर लें, ऐसा ना हो कि दिन में नींद आती है और रात को आप जागते हैं, पेपर में एफिशिएंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉक के दिन आपको नींद आ जाएगी, लेकिन फर्क ये आ जाता है कि जो शुरुआत से दिन में पढ़ रहा था
वो दिन में उसी एफिशिएंसी के साथ में पेपर कर पाएगा। आपकी एफिशिएंसी रिलेटिवली कम रहेगी। अगर आप दिन में पहले से पढ़ रहे होते तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाते। इसके अलावा डेली रूटीन अच्छा रखें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा वैसा उल्टा सीधा ना खाएं कि इस टाइम पे तबीयत वबीयत खराब हो जाए। फास्ट फूड वगैरह कम खाएं और कोशिश करें रूटीन अच्छा रहे, क्योंकि तबीयत अगर अच्छी रहेगी तो ही आप ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे। एक्सेसिव प्रेशर अपने आप पे ना डालें, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे ऐसी चीज़ें कर बैठे कि तबीयत बिगड़ जाए, उसका ध्यान रखेंगे। मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम के तरीके से ट्रीट करें, जिससे एग्जाम हॉल में प्रेशर कैसे हैंडल करना है ये थोड़ी सी आदत आपको हो जाए। तो ऐसे माने कि यही आपका रियल एग्जाम है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के तरीके से देखें। हर चीज़ को आप मॉक टेस्ट मानोगे तो वो सीरियसनेस कभी नहीं आ पाएगी मॉक टेस्ट को लेके। तो मॉक टेस्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, या आप वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट ऐसा रखें जिनको आप स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। भाई उस मॉक टेस्ट के लिए मेरा अलग से कुछ टारगेट है, ये कर सकते हैं आप कि भाई संडे या सैटरडे में कुछ मॉक टेस्ट फिक्स कर लें कि देखो वीक में भी मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, ये भी मैं एनालाइज करके लगा रहा हूँ, सब सही कर रहा हूँ, लेकिन ये है जो मेरे लिए एक तरीके से एग्जाम है, एक रियल एग्जाम के तरीके से आप वैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर झेलने की आपके अंदर एबिलिटी बनेगी। डोंट्स में अगर देखें क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दें मेरे भाई। सारी चीज़ें साइड गई, ओलंपिक खत्म हो गए, सब हो गया, सब साइड रख दें। यूट्यूब सिर्फ क्लास के लिए यूज़ करें, रील्स वगैरह बिल्कुल ना देखें, इंस्टाग्राम बंद कर दें, फेसबुक भी बंद कर दें, व्हाट्सएप से सिर्फ लिमिटेड लोगों से कनेक्टेड रहें, टेलीग्राम पे भी लिमिटेड टाइम के लिए जाएं, एक्सेसिव टाइम वहाँ भी स्पेंड ना करें। इसके अलावा खुद पर भरोसा रखें, और 1-2 मॉक में अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो उसको देख देख के डिमोटिवेट ना हो। सिलेबस पूरा करने की भगदड़ ना करें। कई बार ये होता है कि भाई ये चैप्टर रह गया, इसको पढ़ डालो, ये चैप्टर रह गया, पढ़ डालो। उसमें आप ढंग से पढ़ते भी नहीं हो, टाइम भी लगा देते हो। भगदड़ ना करें। इससे बढ़िया ये है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, ऊपर-ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो अगर कोई चीज़ रह रही है तो उसको अच्छे से पढ़ें, भगदड़ बिल्कुल ना मचाएँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें, बहुत ज़्यादा डीप भी ना जाएँ। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत डिटेल में चले जाएँगे, डिटेल में जाना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिटेल में जाना गलत होता है, लेकिन ये जो लास्ट के 30 दिन है, इसमें डीप में ना जाएँ, ना मैथ्स में फँसें, ना इंग्लिश में, ना रीज़निंग में, ना जीएस में। एक्सेसिव प्रेशर बिल्कुल भी ना लें कि पेपर पास आ गया, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा काउंटडाउन, ये जो घड़ी की टिक-टिक है, वो अपने दिमाग से निकाल दें। तसल्ली से काम और कंपोज़्ड रह के पढ़ाई करें। दिमाग में रहना चाहिए कि कितने दिन हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसका प्रेशर आपको लेना है। लिमिट से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी ना लगाएं, ऐसा ना हो कि मॉक टेस्ट आपके लिए मजाक बन जाए। लिमिट से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का नुकसान ये होता है, अगर आपने चीज़ों को एनालाइज नहीं करा है तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस ना माने, मॉक टेस्ट को एक टेस्ट मान के चलें। प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे अलग से सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, वो प्रैक्टिस है, आप वो ज़्यादा लगा सकते हो, लगाओ। मॉक टेस्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे कि आपको फील दे मॉक टेस्ट वाला, आप उसको एनालाइज करें, उसको देख के आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ें, नोट्स को उसी को देख के रिवाइज करें। नोट्स इतने हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनके इतने सारे नोट्स हैं, क्या क्या रिवाइज कर लोगे, हर चीज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको स्पेसिफिक रहना है। मॉक टेस्ट लिमिटेड रख के मॉक को एनालाइज करके अगले मॉक से पहले पढ़ के जाएं, जिससे मार्क्स इंप्रूव हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। ठीक है? बाकी मॉक टेस्ट में ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हर सेक्शन का एक टाइम डिवाइड कर लें। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश वो 10 मिनट में निपटा लेंगे, जीएस 3 से 4 मिनट में निपटा देते हैं, 5 मिनट में, रीजनिंग को भी 10-12 मिनट में कर लेंगे, लगभग फिर आप मैथ्स के लिए बचा लेते हैं। तो अपना पहले से थोड़ा फिक्स रखें, ऐसा ना करें कि किसी दिन रीजनिंग में आपने 8 मिनट लगाए तो किसी दिन रीजनिंग में आप 20 मिनट लगा दे रहे हैं, वैसा ना करें, जिससे ऐसा नहीं हो कि अगर एक सेक्शन मुश्किल आ गया है तो उसकी वजह से दूसरे सेक्शंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मुश्किल आया है उसमें तो मार्क्स ऑटोमेटिकली कम आने वाले हैं। ऐसा नहीं हो कि उसकी वजह से बाकी सेक्शंस का टाइम आप खा जाओ और उनमें भी कम हो जाए। तो ये टाइम अपने माइंड में थोड़ा सा फिक्स रखें कि यार इस सेक्शन को मैं इतना देता हूँ, और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को स्किप करने की आदत डालें। ठीक है? स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन करें। कई बार शुरुआत में हम थोड़े से स्लो रहते हैं, मतलब बुलेट गाड़ी की तरह चलते हैं कि पहले थोड़ा सा मौसम बनने में टाइम लगेगा, वो ना करें, मौसम शुरू से बना के चलें। इसके अलावा स्टार्टिंग में अगर कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगें तो हड़बड़ी ना करें। कई बार हम ये कर देते हैं कि शुरुआत के 2 क्वेश्चन मुश्किल नहीं आए कि हमें लगता है अब तो दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया, वो नहीं करना है। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन से लड़ाई बिल्कुल ना करें, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्किप कर दें। कई बार ईगो पे ले जाते हैं कि नहीं हमसे कैसे नहीं होगा, आसान है, ये तो सीआई का क्वेश्चन है, हम तो कर देंगे, वैसा ना करें। अगर क्वेश्चन अटक रहा है तो कई बार हम कैलकुलेशन में छोटी-मोटी मिस्टेक करते हैं, उसको तुरंत के तुरंत कितनी बार भी अटेम्प्ट कर लो वो मिस्टेक होती रहेगी, स्किप करें, मार्क फॉर रिव्यू कर लें, आगे चले जाएँ। मार्क फॉर रिव्यू का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करें कि हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं हुआ मार्क फॉर रिव्यू, जो क्वेश्चन नहीं हुआ मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू आप उन्हीं को करें जो आपको लगता है कि
आपको अभी क्लिक नहीं करे, अगली बार में तुरंत कर जाएंगे। या आप टाइम की कमी की वजह से, कि ऐसा ना हो कि बाकी सेक्शंस का टाइम कम पड़ जाए, उसकी वजह से छोड़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे जिन पे आप थोड़ा सा काम कर चुके हो उनको मार्क फॉर रिव्यू करें। जो क्वेश्चंस आपको ऑल टुगेदर आते ही नहीं है उनको मार्क फॉर रिव्यू ना करें। बाद में ऐसा नहीं हो कि मार्क फॉर रिव्यू में ढूंढना पड़ रहा है कि अब कौन सा क्वेश्चन करें। मार्क फॉर रिव्यू जितने भी हैं उनको आप एटलीस्ट एक बार लास्ट में देख जरूर लें। अगर क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है तो तुक्का ना मारें। हालांकि तुक्का मारना गलत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमने क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में हमको लगता है ये सही है, मार देना चाहिए। खास करके जीएस में मेरी ये अप्रोच हमेशा से रहती थी। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और जिस ऑप्शन पे नजर टिक जाए, मेरे भाई मार देना, क्योंकि वहीं पर टिका दो। फिर अगर नजर टिकी है तो टिका दो, क्योंकि वो अक्सर करके सही आंसर होता है। हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, हम रिलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर हम एक्सेसिव सोचते हैं तो आंसर, कभी भी एक्सेसिव सोच के और श्योरिटी ना हो तो आंसर चेंज ना करें। कई बार अगर एक्सेसिव सोचा फिर श्योर हो गया, अरे यार ये इसका तो ये था, तो चेंज कर लो। लेकिन इतना सोचने के बाद में भी डाउट है तो जो पहले था उसको रखें। अक्सर करके जो बहुत सोच के आंसर चेंज करते हैं और बिना श्योरिटी के, वो गलत निकलते हैं। दूसरा, आपको एक ये लग सकता है कि तुक्का मारना नेगेटिव में ले जाता है। अक्सर करके क्या होता है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम जो हमारे गलत हुए उनको तो तुक्का मान लेते हैं, जो सही हो गया हमें लगता है कि हमने वो सही किए थे। बहुत सारे तुक्के सही भी होते हैं। तो अगर आप, मतलब ऐसा भी नहीं करें कि कुछ नहीं आ रहा फिर भी तुक्का मार दो, नहीं। आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, दो को कर पाए, या आपको स्ट्रांग फीलिंग अंदर से आ रही है कि यही है, मार दो। क्योंकि वो फीलिंग ऐसे ही नहीं आती है। जैसे हम कई बार इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग आ रही है, फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि बचपन से हम इंग्लिश को बोलते सुनते पढ़ते आए हैं, इसीलिए। तो अगर उस क्वेश्चन में फीलिंग आ रही है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है। ठीक है, तो मार देना चाहिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट के बाद में अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करूं जल्दी जल्दी, तो मेरे भाई देखो, इंग्लिश की बात करें, सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स का विशेष ध्यान रखें। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पूरा पढ़ें। क्लोज टेस्ट हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, ये सारे, और वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस खास करके ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, इनको ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएं। सिली मिस्टेक्स को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर 3 ऑप्शन आप श्योरिटी से गलत कर पा रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वोकैब की वजह से कंफ्यूजन होता है तो वोकैब को बार बार रिवाइज करें सर। मीनिंग जो आपके माइंड में क्लिक कर रहा है वो जनरली सही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार श्योरिटी नहीं है, अगर कुछ लग रहा है ना माइंड में कि इसका ये मीनिंग मैंने कहीं पढ़ा था, मार देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूल्स वोकैब पढ़ तो रखें पर याद नहीं आते, पेपर में याद नहीं आते। इसका मतलब ये है कि आपने उनको कंठस्थ नहीं कराए, आपको उनको और रिवीजन की जरूरत है, तो और रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट मीनिंग पता होता है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन को आपने ढंग से देखा ही नहीं, और या फिर क्वेश्चन को आपने लिमिट से ज्यादा देख लिया। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि एक पहला ऑप्शन देखा मार्क करे आगे बढ़ गए, सारे ऑप्शंस एटलीस्ट देख लेने चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। कई बार हम ओवर एनालिसिस में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो ये पता होते हुए भी तभी गलत होता है, या तो ओवर एनालिसिस कर लिया या क्वेश्चन जल्दबाजी में मार्क कर दिया, तो वो ना करें। क्लोज टेस्ट और रीडिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स थी, इनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। डेली रिवीजन ऑफ वोकैब, वोकैब को रिवाइज डेली करें। कैसे रिवाइज करना है, देखिएगा भाई, जैसे ये किताब है मेरे पास संजीवनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास ये किताब हो। आपने जिस भी किताब से पढ़ा है, आपने अगर इससे पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, आपने जिस भी किताब से पढ़ा है, रिवीजन का मेरे हिसाब से मतलब ये है, जैसे ही मैं ये किताब खोलता हूँ और मैंने देखा कि सिनोनिम्स में यहाँ 58 से लेकर 77 तक काफी क्वेश्चन है, 20 है इस पेज में। अगर 20 वर्ड दे रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे 20 के 20 याद नहीं है, इनमें से मुझे बहुत सारे याद होंगे। तो आपको जो वर्ड्स याद नहीं है या जो मुश्किल लगते हैं या जो अटकते हैं, उन पर छोटे छोटे स्टार मार्क कर दो, बहुत ज्यादा हाईलाइट ना करें। हाईलाइट करने में क्या है कि क्वेश्चन जब याद हो गया तो उसको मिटा नहीं पाते। इसी, जब वर्ड याद हो जाता है फिर भी उसको हमारी मजबूरी हो जाती है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हाईलाइट हो रखा है। स्टार मार्क कर दें पेंसिल से, क्योंकि याद हो जाता है तो उसको हटा देंगे कि चलो ये तो अब कंठस्थ है, इसको नहीं भूलेंगे। तो ये वाला काम थोड़ा करते रहें, और उन्हीं चीजों को रिवाइज ज्यादा करें वोकैब में जो आपको परेशान कर रही हैं। जो चीजें याद हैं उनको बहुत बार रिवाइज आप पहले ही कर चुके हो, लास्ट मोमेंट पे याद करने से कुछ नहीं हो जाएगा। बस नजर दौड़ाते रहें कि अच्छा इनरेज्ड तो याद है, फ्लैग्रेंट तो याद है, स्लिम तो याद है, ये सब आगे चलते जाएं जल्दी जल्दी। और ऐसा बिल्कुल ना करें कि वोकैब में रिवीजन के लिए अब टारगेट बना के बैठे कि सर 20 क्वेश्चन करूंगा आज एंटोनिम्स के, 20 करूंगा सिनोनिम के। नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना चाहिए, स्पीड में जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, फिलहाल रिवीजन होना चाहिए वोकैब का, रेदर देन कि आप एक एक वर्ड पे लगे पड़े, एक वर्ड को 28 बार पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। इसके अलावा याद है फिर भी लगता है कि गलतियां हो रही हैं, तो भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास में कोई किताब है तो ठीक है, नहीं तो वोकैब प्रैक्टिस बुक आप मंगा सकते हो। सिर्फ भाई 110 रुपए में 4000 क्वेश्चन है,
सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। फ्री होम डिलीवरी 110 रुपये में मिल जाएगी। फायदा क्या होगा इसका? एक तो स्क्रीन टाइम कम होगा, वोकैब की प्रैक्टिस के लिए आप क्विज भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करो सर। स्क्रीन टाइम क्योंकि अल्टीमेटली आपके माइंड को अफेक्ट करता है, तो स्क्रीन टाइम कम करना है तो ये मंगा सकते हैं। नहीं मंगानी है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई और बुक पहले से है आप उससे कीजिए, नई मत मंगाइए। आपके पास में वोकैब आपने किसी और बुक से पढ़ी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने और से पढ़ी थी, क्या हो गया? जिस भी बुक से पढ़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आपने पढ़ा हो। बाकी मेरे भाई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए डेली एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। कौन सी किताब से करें? इंग्लिश रामबाण। इस किताब के लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि ये जरूर मंगा लो, क्योंकि जो आपके पास में एग्जिस्टिंग किताबें हैं ना, मैं उनकी हालत जानता हूँ। वोकैब में अगर किताबें अच्छी हैं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि यही खरीदो, दूसरी खराब हैं। ग्रामर में अच्छी किताबें हैं ही नहीं मार्केट में। इस किताब पर बहुत मेहनत करके चीजें करी हैं, तो आप ये जरूर मंगा लेना और पेपर से पहले एक बार पढ़ जरूर लेना। बहुत जबरदस्त फायदा आपको होगा ग्रामर में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। ठीक है, इससे क्योंकि ये सिर्फ ना रूल्स नहीं सिखाएगी आपको, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। एक महीने में भी फर्क आएगा आपको, मैं कह रहा हूँ 15 दिन में भी पढ़ दोगे उससे भी बहुत फर्क आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। इसके अलावा डेली 10 PQRS, 2 क्लोज टेस्ट कर लें, 50 एरर के क्वेश्चन कर लें। कहाँ से कर सकते हैं? जो भी आपके पास PYQ की बुक है उससे कर सकते हैं। PYQ के रूप में अगर CGL वॉरियर है, CGL वॉरियर से करें, तो CGL वॉरियर है तो उससे करें, क्योंकि उसमें सोल्यूशंस बहुत अच्छे हैं। अगर कोई और PYQ की बुक है तो उससे करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको फिलहाल प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, तो कोई भी बुक जो है, अगर CGL वॉरियर नहीं है तो आप मंगा भी सकते हैं। इसके अलावा डेली 2 सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं या क्विज लगा सकते हैं, इससे भी फायदा होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो क्विज लगाओ या सेक्शनल टेस्ट। अगर स्क्रीन टाइम कम रखना है तो CPO वॉरियर से जल्दी जल्दी या वोकैब प्रैक्टिस बुक से जल्दी जल्दी कर लो, CGL वॉरियर से कर लो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। बाकी कंप्लीट इंग्लिश इन वन क्लास, ये एक मेरी क्लास आने वाली है, इस क्लास को ज़रूर देखना। 14 अगस्त को लाइव होगी सुबह 11 बजे से। इसको आप ये मान सकते हैं कि ये इंग्लिश की एक वन शॉट वीडियो है। आप इस क्लास को ये मान सकते हैं कि ये इंग्लिश के गोल्डन रूल्स हैं। आप जो भी मानना चाहें, इसके अंदर कंप्लीट जितना आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है वो कंप्लीट करा दूंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये क्लास जरूर देख लेना, आपके बहुत फायदे के लिए है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई मैथ्स में अगर बात करें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो क्वेश्चंस में एवरेज से ज्यादा टाइम आपका लग जाता है, कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं अप्लाई नहीं कर पाते, पता था फिर भी क्वेश्चंस गलत हुए, सेल्फ डाउट हो जाता है, लेंथी क्वेश्चंस, इस पर ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा, हम सेल्फ डाउट करने लगे, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, 10 में संख्या पहुंचते हमें लगता है कि यार गलत तो नहीं हो रहा, वहीं पे अप्रोच चेंज कर देते हैं। वो नहीं करना है। आपने अगर किसी चीज को श्योरिटी के साथ में स्टार्ट करा, एक बार उस क्वेश्चन को पूरा करो। हाँ, आप बहुत ज्यादा अटक गए हो तो छोड़ दो, लेकिन अगर आपका आगे स्टेप आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं तो करते जाओ, इससे फायदा होगा आपको, क्योंकि आपकी अप्रोच कई बार गलत नहीं होती है, क्वेश्चन ही वैसा है कि वैसी ही अप्रोच से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराए नहीं, करते रहे। कॉन्सेप्ट पता है फिर भी क्वेश्चन गलत हुआ, ऐसा होता ही नहीं है। बात ये है, आपको लगता है कि पढ़ रखे हैं अप्लाई नहीं कर पा रहे, पढ़ ही नहीं रखे ढंग से। कॉन्सेप्ट पता है फिर भी क्वेश्चन गलत हुआ, ये कोई बात नहीं है। एक्चुअल बात ये है कि आपको आता ही नहीं था। आप अक्सर करके बोल देते हैं कि आता तो था लेकिन गलत हो गया। फैक्ट ये है कि आता नहीं था, आता होता तो गलत क्यों होता? चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो इंग्लिश है, जो आता था वो गलत नहीं होता। आता नहीं था, अब आपको आंसर देखने के बाद लग रहा है ये तो आता था। आंसर देख के तो सबको आ जाता है भाई। तो ये अपने मन से वहम निकाल दें और उन चीज़ों को पढ़ लें। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई मैथ्स में क्या क्या करना चाहिए, डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। किसी ऐप से कर सकते हैं या मैनुअली अपनी कॉपी पे कुछ लिख लिखा के उनको मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, डिवाइड करके देख लो, घटाओ, सब कुछ करके देख सकते हैं। सिली मिस्टेक्स को अलग से नोट करते जाएं, मैथ्स में खास करके सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसके अलावा और उनको अगले मॉक से पहले एक बार देख लें और रिपीट ना करें। जिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्या करें, रिवाइज कर लें। और कहाँ से रिवाइज करेंगे मेरे भाई, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ब्रह्मास्त्र आपके लिए सर ने बहुत अच्छी किताब निकाल रखी है, जितना भी रिवीजन का पार्ट बता रहा हूँ आप इससे रिवाइज कर लें। कलरफुल बुक है, बहुत अच्छी किताब है, और छोटी किताब है तो इससे क्या होता है कि फायदा हो जाता है, जल्दी हो जाती है चीजें। ठीक है, तो सारी चीजों को रिवाइज कर लें, क्वेश्चंस को रिलेट करें और सॉल्व कर लें। ठीक है, और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस कॉन्सेप्ट से 8-8, 10-10 या 5-5, 6-6 क्वेश्चंस जरूर लगा लें जरूरत के हिसाब से। बाकी कुछ चैप्टर के कुछ विशेष कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें हमेशा डाउट रहता है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। डेली 4-4, 5-5 क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट्स के लगाते जाएं। आप खुद भी आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, पिछले 1.5-2 साल से आप घर तो नहीं बैठे, तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब है आपको पता है कि कहाँ गड़बड़ होती है, तो उन गड़बड़ों पर ज़्यादा काम करें फिलहाल। कॉन्सेप्ट लिस्ट जिन पे आपको दिक्कत आ सकती है, इंस्टॉलमेंट है, रेस के क्वेश्चंस, खास करके सर्कुलर मोशन परेशान करता है,
इसके अलावा डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चंस कई बार आपको परेशान करेंगे। रिप्लेसमेंट जो होता है मिक्सचर एलिगेशन में, ये वाला कॉन्सेप्ट परेशान करता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन 3D में, इनमें दिक्कतें आती हैं। इनको फॉर्मूला बुक से बार बार रिवाइज करें, जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना आपका फायदा रहेगा। लास्ट मिनट अप्रोच चेंजेस ना करें। कई बार क्या होता है कि हम लोगों की बातें सुन के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अभी तक हम क्या करते आए थे मॉक टेस्ट लगाने में या पढ़ने में, बेसिक अप्रोच का यूज करते थे, हर चीज को बेसिक से ज्यादा कर रहे थे। किसी ने कहा कि यार तुम्हारी तो अप्रोच ही खराब है, और हम 30 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि ट्रिक सीख जाए, नहीं सीख पाओगे। अगर आप अब तक ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स और इनसे कर रहे थे, फिर कोई कहता है कि बेसिक में फंस जाओगे, तो 30 दिन में बेसिक्स नहीं सीख पाओगे। अगर पिछले 1 साल में नहीं सीखा तो अब कैसे सीख जाओगे। तो इसीलिए अपनी अप्रोचेस को अब चेंज ना करें। लास्ट मिनट चेंजेस का यही मतलब है कि फिलहाल अब आपको अप्रोचेस नहीं बदलनी है, जिस अप्रोच से आपने पढ़ाई करी है उसी अप्रोच से, लास्ट मोमेंट पे चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई अगर रीजनिंग की बात करें, सिली मिस्टेक्स होती हैं, खास करके फिगर वाले क्वेश्चंस में। मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग वाले जो हो गए, टाइस में हो जाती है, ब्लड रिलेशन में कई बार गलती हो जाती है। तो इनको थोड़ा सा स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करते रहें। ये सिली मिस्टेक्स जो हैं, खास करके इनमें एक काम कर सकते हैं, इमेजेस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। अगर एलिमिनेट कर लिया ढंग से तो सिली मिस्टेक्स का स्कोप खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, बात यह है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो प्रैक्टिस करें। लॉजिक पता था पर क्लिक नहीं किया, बात यह है कि लॉजिक पता ही नहीं था। आंसर देख के आपको लग रहा है कि लॉजिक तो हमें पता था। प्रैक्टिस करो इन लॉजिक्स की जो आपको लगता है कि पता थे पर हो नहीं पा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स जैसे मिसिंग नंबर्स वगैरह हैं, इनके क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना है तो 51 दिन 51 मैराथन। विक्रम सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैं इंग्लिश में 51 दिन मैराथन पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैथ्स में आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, जीएस की भी टीम पढ़ा रही है। तो आप 51 दिन को फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वोकैबुलरी के लिए भी आप उसको रिवाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो 51 दिन वाली सीरीज को पूरे तरीके से फॉलो करें। बाकी रीजनिंग और क्या कर सकते हैं, अगर आपकी रीजनिंग में दिक्कतें हैं तो 2 सेक्शनल टेस्ट लगा लें। दिक्कतें नहीं है तो जिन चीज़ों में फंसने के चांसेस हैं उन पर काम करते रहें, और मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू करते रहें। इसके अलावा ये जो चैप्टर्स हमने लिख रखे हैं, इनके 5-5 6-6 क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ये अक्सर फंसा देते हैं। सीरीज में अगर आप अटकते हैं तो सीरीज के कुछ पैटर्न होते हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करें, जिनसे कि वो आपके कंठस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में अगर जीएस की बात करेंगे तो जीएस में तो भाई वही है, ठीक है, खत्म एकदम, है ना। तो सबकी हालत यही है। बाकी मैं कुछ चैप्टर्स की लिस्ट दे देता हूँ, इनको विशेष फोकस करें, इन पर क्वेश्चन आते हैं। इनको कहाँ से कर सकते हैं, ये जो चैप्टर्स की लिस्ट है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कहाँ से कर सकते हैं, तो पीडीएफ ले सकते हैं या तो कोई, या फिर आप वन शॉट वीडियोज उठा सकते हैं यूट्यूब पे। जिस भी टीचर की वीडियोज पे अच्छे व्यूज हैं, कमेंट्स थोड़े खोल के देख लेना अगर कमेंट्स अच्छे हैं, और कमेंट लिखने का तरीका देख लेना। कई बार कुछ बच्चे जिनको खुद नहीं आता है लिख देते हैं कमेंट में, वैसा नहीं हो, अच्छे कमेंट्स आ रखे हैं, लोगों ने रिकमेंड कर रखी हैं, वैसी वन शॉट वीडियोज उठा लें। हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारी पड़ी है रैंकर्स गुरुकुल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप वो सारी वन शॉट वीडियोज देख सकते हैं, और ये सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लें। करंट अफेयर्स पे एक्सेसिव फोकस ना करें, ऐसा ना करें कि दिन में 2-2.5 घंटे करंट अफेयर्स पे निकाल रहे हैं, वो ना करें। बाकी जितना ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पे स्टैटिक जीके को फोकस करें, जितने फैक्ट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि पता नहीं कौन सा कहाँ क्लिक मार जाए पेपर में और कौन सा आ जाए, तो फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें। मैथ्स है, रीजनिंग है, और आपका इंग्लिश है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये पिछले 2-2.5 साल से आपने बहुत फैक्ट याद, मतलब बहुत चीज़ें करी हैं। वहाँ पे याद करने का काम कम था, यहाँ याद करने का ज़्यादा, इसीलिए लास्ट टाइम पे इस पे स्पेशल फोकस करें। जीएस को ज़्यादा टाइम दें रिलेटिवली, अब तक जो दे रहे थे उससे टाइम बढ़ा दें, क्योंकि ये लास्ट मिनट में जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वो याद आ जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करें। वन लाइनर्स पढ़ें जितने ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वन लाइनर की अच्छी अच्छी किताबें भी आती हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, लगाएं कि जेन्युइन बातें करी हैं तो शेयर जरूर करें। बाकी अपडेट्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए दोनों टेलीग्राम फॉलो कर लें, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। जितना कंटेंट मैंने आपको बताया था वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। सीजीएल वॉरियर की किताबों के लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तीनों की सीजीएल वॉरियर आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने जो बातें कही वो एक्चुअल में जेन्युइन है। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, और अगली जब भी जरूरत लगेगी कोई स्ट्रेटजी की, कोई कुछ की, तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।